गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश्वरी चौहान आज क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इस चैप्टर का आज हम 10th क्लास में अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किस प्रकार संचालित होती हैं। इस लेसन से संबंधित जो हम अध्ययन करेंगे, इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड. Communication are called the lifeline of a nation and its economy because they are the prerequisite for fast development. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size and diversity and linguistic and social culture plurality. यानी परिवहन और संचार के साधन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि से विश्व भारत को जोड़कर उसकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति में योगदान करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति को स्थानों से मांग स्थानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक देश के विकास की गति और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है: लैंड, वाटर, एयरवेज। लैंड यानी रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। वाटरवेज के अंतर्गत आइलैंड एंड ओवरसीज को रखा गया है। एयरवेज के अंतर्गत डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। तो यहाँ पर आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल माइंड मैप सुविधाजनक रहेगा, जिससे आप बहुत आसानी से याद करेंगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज के बारे में। यहाँ दोबारा से एक माइंड मैप दिखाया गया है, जिसे आप सुविधा के अनुसार आप याद भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। याद करने का एक माइंड मैप दिया गया है। ट्रांसपोर्ट हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आर्थिक विकास के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लाने और ले जाने के लिए, उपभोक्ताओं को आसानी से माल उपलब्ध कराने के लिए, और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यदि देश का विकास करना है तो ट्रांसपोर्ट का उसमें विशेष योगदान रहता है। तो अब यहाँ बात हम करेंगे रोडवेज यानी सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का एक महत्व है क्योंकि यह रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़कों के निर्माण करने में इनकी लागत कम आती है। सड़कों को आसमान या असमान सतहों पर, सड़कों के लिए पहाड़ी स्थानों पर, पहाड़ियों पर भी आसानी से बनाया जा सकता है और यह घर घर सेवाएं भी उपलब्ध करा देता है। सड़क परिवहन और अन्य परिवहन साधनों के उपयोग एक कड़ी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तन को भी जोड़ देती हैं और इसके माध्यम से अब आप यहाँ देख रहे हैं इन इंडिया रोड्स आर द क्लासिफाइड, यानी सड़कों का भी एक विभाजन किया गया है, जिससे कि उनको फर्स्ट नंबर पे रखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटर यानी स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग। भारत को 4 भागों में बांट करके 6 लेन की एक सुविधा दी गई है। भारत सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता,
आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई और मुंबई, ये 4 महानगर हैं जिनको जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से 6 लाइन वाली महाराज मार्गों की योजना प्रारंभ की गई है। दूसरा यहाँ दिया हुआ है नेशनल हाईवे। आपके यदि गाजियाबाद क्षेत्र में आसपास देखेंगे तो NH-24 आप लोगों ने सुना होगा, NH-58 नाम सुना होगा, तो इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का काम जो होता है ये CPWD का काम होता है, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य होता है। इससे संबंधित एक जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देंगे यहाँ पे आपको कि नेशनल हाईवे में आपने नाम सुना है GT रोड का, जिसमें ग्रांड ट्रंक रोड नाम आता है, जिसे बनवाया है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो पेशावर से कोलकाता तक जाती थी। और दूसरा है आगे स्टेट हाईवेज, यानी राज्य मार्ग। राज्य मार्गों का निर्माण भी PWD कराती है और यह स्टेट लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड से हैं जिला सड़कें, जो मुख्य जिला मुख्यालयों से जोड़ती है और जिले स्तर पर जोड़ी जाती हैं। और इसके अलावा अदर्स जो सड़कें हैं, जो अदर रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, सीमावर्ती सड़कें हैं, उनका विकास भी प्रबंधन सीमा सड़क कराती है, जिसके आधार पर सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 में की गई थी। यहाँ आपको अब एक मैप के माध्यम से बताया जा रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना माने जो 6 लेन की है, और आपको यहाँ दिखा देते हैं मैप में। ये देखिए, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये नॉर्थ से शुरू किया है और यहाँ पर ये साउथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये साउथ में एक लाइन को आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको गुजरात साइड से आप देख रहे हैं, ये गुजरात और ये ईस्ट डायरेक्शन है। एक आपने ये डायरेक्शन देखी है। तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज यानी 4 भागों में बांटा हुआ है और ये 6 लेन की व्यवस्था दी गई है। यहाँ आप एक देख भी रहे हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्ण चतुर्भुज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया हुआ है। और इसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपने देखा। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज, जो आप यहाँ ये डॉट्स देख रहे हैं, ये वाले, ये आपके ये नंबर पड़े नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप सभी नीचे पड़े हुए नंबर, यहाँ पर ये वाले, यहाँ पर ये सब NH नेशनल मार्ग हाईवे यानी जो जिले स्तरों को सड़कें जोड़ती हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ गेज, यानी जो रेलवे लाइन है वो 3 टाइप्स में बनी हुई है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज आपका जो है यहाँ पर ये लाइन है आपकी, और आपका जो है ब्रॉड गेज और ये मीटर गेज, 3 लाइनें होती हैं आपकी। और जो आपकी नैरो गेज लाइन है ये ज़्यादातर आपके बहुत पहाड़ी क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती हैं, उसके लिए नैरो गेज का भी यूज़ किया जाता है, या शिमला में टॉय ट्रेन चलती हैं। इसके बाद हम ये कुछ डायग्राम्स आपको दिखाए गए हैं कम्युनिकेशंस के लिए, एयरवेज के लिए कुछ सड़कों का, कुछ पुलों का निर्माण किया गया है, कुछ मीटर गेज, बॉर्डर लाइन, नैरो गेज और
लाइनों का यूज़ किया गया है। अब बात करेंगे हम पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस क्या होंगी कि पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, यानी इन पाइपलाइनों का जो प्रयोग है वह कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं में, उर्वरक कारखानों में, बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। सरल भाषा में यानी ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपों लाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, या जहां पर रिफाइनरीज हैं जो शुद्धिकरण किया जाता है ऑयल का, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, इन यहाँ पर पाइपलाइन यानी आपकी CNG भी गैस पाइपलाइनों के द्वारा ही भेजी जाती है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है हजीरा गुजरात टू जगदीशपुर, जो HBJ के नाम से फेमस है। इसके बाद वाटरवेज, आप यहाँ देख रहे हैं कि ओल्ड टाइम जो है इमोरियल इंडिया इज़ वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज़। प्राचीन काल में ऐतिहासिक स्थिति में आप देखते हैं कि दूसरे देशों से जो व्यापार है, संधि समझौते हैं या अच्छे रिश्ते मित्रता की गई, ये एक माध्यम रखा गया वाटरवेज का। भारत में मेजर सी पोर्ट इंडिया के अंदर करीब 12 हैं मुख्य रूप से, जिसे हम आगे की स्लाइड में मैप के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ गुजरात राज्य में ये कांधला दिया हुआ है, मुंबई है आपका यहाँ महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, ये पारादीप हल्दिया, और यहाँ पर ये विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये गोवा के पास में मार्मा गोवा, कर्नाटक के पास न्यू मैंगलोर, और नीचे की तरफ दिया हुआ है तूतीकोरन, और इधर केरल की साइड में कोचीन। ये सभी आपके जो हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है, यानी जल परिवहन से संबंधित। जल परिवहन के लाभ भी हैं क्योंकि ये एक सस्ता साधन है, शक्ति के प्रयोग के में भी बचत होती है और अधिक क्षमता भी रखती है, सामान को ढोने का ज़्यादा काम होता है, भारी वस्तुओं के लिए भी उपयुक्त है, दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है, प्राकृतिक दृष्टि से भी मजबूत है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें लगाने की। तो यह जल परिवहन का अपना एक महत्व है। यहाँ भी दूसरे मैप के द्वारा आपको इसको दर्शाया गया है, जहाँ येलो कलर से आपका लिखा हुआ है, ये सब आर्टिफिशियल बने हुए हैं यानी कृत्रिम रूप से, और जहाँ येलो कलर नहीं दिखाया गया है यानी इसे यहाँ पर ये जो है नेचुरल हैं आपके, जो प्रकृति ने स्वयं ये बंदरगाह तैयार किए हैं आपके, इसमें कोई भी योगदान नहीं है और केवल आपका प्राकृतिक रूप से है। इसके अलावा एयरवेज का यूज़ किया जाता है। द एयर ट्रेवल इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। अब बात करेंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइन माने कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड टूरिज्म। हम दूसरे देशों से यदि संचार की सुविधाएं बढ़ा लेते हैं या व्यापार संधि समझौते अच्छे कर लेते हैं तो हमारे रिश्ते भी अच्छे बनते हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा डाक संचार की व्यवस्था शुरू की गई है और मेल चैनल, दूरसंचार नेटवर्क, इंडियन पोस्ट, मास कम्युनिकेशन, टेली नेटवर्क, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड माने राज्य व देशों
में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है, जिसमें दो प्रक्रिया रखी जाती हैं, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट, व्हेन गुड्स आर सेंट टू अनदर कंट्री फॉर सेल, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। Import, when goods come from another country to be sold in India, it is called import. नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं, कि when the value of export exceed the value of imports, it is called a favorable balance of trade. On the contrary, if the value of imports exceeds the value of exports, it is termed as the unfavorable balance of trade. यानी आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से यदि अधिक है तो उसे अनुकूल व्यापार यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, और यदि निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक हो तो उसे असंतुलित व्यापार या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। टूरिज्म एज अ ट्रेड, पर्यटन भी एक व्यापार के रूप में वर्तमान में 2009 में 2010 के करीब बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों से 11.8 की वृद्धि दर्ज की गई है भारतीय व्यापार में। और टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। पर्यटन उद्योग की जो आवश्यकता है वह एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तकला उद्यमों को भी सहारा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के मंदिर विदेशी पर्यटकों के पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल हैं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन और रोमांचकारी पर्यटन या सांस्कृतिक चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन हेतु भारत में और दूसरे देशों में आना जाना रहता है, जिससे संबंध और व्यापार मजबूत होते हैं। थैंक यू।